Hello and welcome to online schooling. I am Priya Mehta and you're watching NCERT Class 7th History, मुगल साम्राज्य। इस चैप्टर की सारी वीडियोस हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइजेस। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 1, जोड़ बनाएं। मनसब का रिलेशन किसके साथ आप जोड़ेंगे? जी हाँ, वो एक पोस्ट थी यानी पद। मंगोल्स उज़्बेकों के साथ, सिसोदिया राजपूत मेवाड़ के थे, राठौर राजपूत मारवाड़ के, नूरजहां जहांगीर की पत्नी और सूबेदार यानी कि गवर्नर। आंसर्स आर सेम इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, सो यू कैन जस्ट राइट डाउन। लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट, डैश अकबर के सौतेले भाई मिर्ज़ा हाकिम के राज्य की राजधानी थी। कौन सी थी? काबुल। दक्कन की 5 सल्तनत बरार, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा थी। यदि जाति एक मनसबदार के पद और वेतन का द्योतक था तो सवार उसके डैश को दिखाता था। सैन्य उत्तरदायित्व। अकबर के दोस्त और सलाहकार अबुल फजल ने उनकी डैश के विचार को गढ़ने में मदद की, जिसके द्वारा वह विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और जातियों से बने समाज पर राज्य कर सका। इसका आंसर है सुलाहे कुल। क्वेश्चन 3, मुगल राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत कौन कौन से थे? व्हाट वर द सेंट्रल प्रोविंसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ द मुगल्स? ये आंसर के लिए मैं आपको हिंट दे रही हूँ, आंसर आप अपने आप लिखेंगे। पेज 50 पर आपको मैप दिया गया है, इसी मैप से आपको ये आंसर ढूंढना है एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू दैट। क्वेश्चन 4, मनसबदार और जागीर में क्या संबंध था? मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए किया जाता था जिन्हें मुगल सेवा में कोई सरकारी हैसियत या पद मिला होता था। वहीं जागीर क्या होती थी? मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्र करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहा जाता था। लेट्स सी दिस आंसर इन इंग्लिश ऑल्सो। व्हाट वर द रिलेशनशिप्स बिटवीन द मनसबदार एंड द जागीर? Now, the term Mansabdar was used to refer to the persons who had acquired a government position in Mughal services. और वहीं जागीर क्या थी? What were Jagirs? Mansabdars got their salaries in the form of land from which they collected their revenue. That was called Jagir. So this was the relation between the two. You can write it in your own words also. Let's see question 5. मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी? आंसर, सभी सरदार और मुखिया जो किसानों और सरकार के बीच मध्यस्थ का कार्य करते थे उन्हें जमींदार कहते थे। वे किसानों से राजस्व इकट्ठा करके सरकारी कोष में जमा करते थे। इनका मुख्य कार्य किसानों से राजस्व एकत्रित करना था। ये सब हमने चैप्टर में पढ़ा था जब हमने ये वीडियो की थी। नाउ लेट्स सी द सेम आंसर इन इंग्लिश मीडियम ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 5. What was the role of the zamindar in Mughal administration? Answer, zamindars were powerful local chieftains appointed by the Mughals. They collected tax from the peasants and gave it to the Mughal emperors. Thus, they played the role of the intermediaries. Due to the exploitation of the Mughal emperors, they started revolt against the Mughal authorities. आप चाहें तो वीडियो को बीच में पॉज कर सकते हैं ताकि आप आंसर को ठीक ढंग से देख सके, समझ सके। उसके बाद वीडियो को दोबारा से शुरू कीजिएगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। शासन प्रशासन संबंधी अकबर के विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वानों से होने वाली चर्चाएं इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी? आंसर, इससे अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति रिवाजों पर बल देते हैं वे कट्टर होते हैं। वे यानी कि अकबर सच्चाई, न्याय और शांति पर बल देते थे। इनसे प्रभावित होकर अकबर ने सुलाहे कुल की नीति तथा सहिष्णुता को स्वीकार किया था। सेम आंसर को इंग्लिश में भी देख लेते हैं। द क्वेश्चन इज, हाउ वर द डिबेट्स विद रिलीजियस स्कॉलर्स इंपॉर्टेंट in the formation of Akbar's ideas on governance? Answer, in the 1570s at Fatehpur Sikri, Akbar started discussions on religion with people of different faiths. These discussions took place in Ibadat Khana. They were about social and religious customs. These interactions made him realize that religious scholars are bigots.
They emphasized on rituals and dogmas. Their teachings create division in society. This led to the idea of Sulh-e-Kul or universal peace. आपको आंसर देखने में लंबा लग रहा होगा, लेकिन जब आप लिखेंगे तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं. यू विल बी ईजिली एबल टू रिमेंबर द पॉइंट्स. उनको पॉइंट्स बनाकर लिखेंगे तो और ईजी लगेगा. प्रश्न 7. मुगलों ने खुद को मंगोल की अपेक्षा तैमूर के वंशज होने पर क्यों बल दिया? ये आंसर तो मुझे लगता है आप सभी को पता होगा. मुगल ने खुद को मंगोल की अपेक्षा तैमूर वंशज होने पर इसलिए बल दिया क्योंकि मंगोल शासक चंगेज़ खान के साथ बहुत से लोगों की नरसंहार की यादें जुड़ी हुई थी, जबकि तैमूर वंशज होने पर इसलिए गर्व था क्योंकि तैमूर ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था. सो दिस वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर देम. लेट्स सी द सेम आंसर इन इंग्लिश ऑल्सो. व्हाई डिड द मुगल्स emphasize their Temuride and not their Mongol descent? Answer. Mughals were descendants of two great lineages of rulers, Genghis Khan and Temur. But Genghis Khan was associated with the massacre of innumerable people, so Mughals preferred to be called as the descendants of the great ruler Temur, who captured Delhi in 1398. आप वीडियो को पॉज करके आंसर आराम से लिख सकते हैं, उसके बाद वीडियो दोबारा से शुरू कर सकते हैं. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8. भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्य के स्थायित्व के लिए कहाँ तक ज़रूरी थी? आंसर. इसमें हम सिर्फ पॉइंट्स ही लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके आप उसको नंबरिंग दे सकते हो. यह राजा की आय का प्रमुख स्रोत था. सभी प्रशासनिक कार्यों के लिए यहीं से आमदनी होती थी. भू राजस्व से मनसबदार और अन्य सरकारी कर्मचारी व सैनिकों को वेतन दिया जाता था. सो लेट्स सी द आंसर क्विकली इन इंग्लिश ऑल्सो. हाउ इम्पॉर्टेंट वॉज द इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ मुगल एम्पायर? आंसर. It was used for the expansion of empire and during wars. It was used to pay salaries to army and government workers. Administrative expenditure was dealt by this income. प्रश्न 9. मुगलों के लिए केवल तुरानी या ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी? आंसर. मुगल अपने राज्य की बागडोर पूर्ण रूप से तुरानी और ईरानियों के हाथ में नहीं देना चाहते थे. सेकंड, ऐसा करने से मुगलों को जन समर्थन तथा स्थायित्व मिला. लेट्स सी द सेम आंसर इन इंग्लिश ऑल्सो. Why was it important for the Mughals to recruit mansabdars from diverse background and not just Turani and Iranis? Answer. It was important for the Mughals to recruit diverse bodies of people in order to make people comfortable with them. Apart from Turani and Iranis, they also took Indian Muslims, Afghanis, Rajput and Maratha. प्रश्न 10. मुगल साम्राज्य के समाज की तरह वर्तमान भारत आज भी अनेक सामाजिक एवं सांस्कृतिक इकाइयों से बना हुआ है. क्या यह राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक चुनौती है? आंसर. आज का भारत अनेक सामाजिक एवं सांस्कृतिक इकाइयों से बना हुआ है, फिर भी यहाँ पर राष्ट्रीय एकता और सद्भावना देखने को मिलती है. यह भारत की अनेकता में एकता की तस्वीर को प्रस्तुत करता है. लाइक द मुगल एम्पायर, इंडिया टुडे इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मैनी सोशल एंड कल्चरल यूनिट्स. डज दिस पोज अ चैलेंज टू नेशनल इंटीग्रेशन? आंसर. No, this does not pose a challenge to national integration because we have a unified system of government that has equal rules and regulations for all citizens. India is unified as a nation, not as districts, states or regions of different rulers. प्रश्न 11. मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए कृषक अनिवार्य थे. क्या आप सोचते हैं कि वे आज भी इतने ही महत्वपूर्ण हैं? क्या आज भारत में अमीर और गरीब के बीच आय का फासला मुगलों के काल की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ गया है? आंसर. जी हाँ, मुगल साम्राज्य की तरह आज भी भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के क्षेत्र से बहुत अधिक योगदान है. मुगल साम्राज्य में अमीर और गरीब किसान में बहुत अंतर था. भारत में अमीरों और गरीबों के बीच में आज भी बहुत बड़ा अंतर है. Peasants were vital for the economy of the Mughal Empire. Do you think that they were as important as today?
Has the gap in the income between the rich and the poor in India changed a great deal from the period of Mughals? Citizens are as important today as they were during the Mughal Empire. They pay the land revenue to the government, which is used for various development works. Thus, they are the backbone of a sound economy of the country. तो इसके साथ आपके क्वेश्चन आंसर्स और ये चैप्टर ख़त्म हुआ. नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.